जफर भाई, कल ग्रीन पार्क में आपने प्रोग्राम रखा था जिसमें अवार्ड साहब भी आए हुए थे और उसकी खास बात ये थी प्रोग्राम में सिद्धार्थनगर के कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है काजी सोहेल साहब, वो भी उसके अंदर तशरीफ लाए थे। तो क्या मकसद था उस प्रोग्राम को रखने का, क्या बताना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको दर्शकों को सलाम अर्ज करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरा जो प्रोग्राम था वो एक सत्कार वेलकम प्रोग्राम था, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष काजी सोहेल साहब, उनके साथ हमारे दोस्त सब्र आलम खान, एक और मेहमान रियाज मनिहार साहब, ये लोग आए थे। मैं बता दूं, काजी सोहेल साहब वो शख्सियत हैं कि जिनके दादा काजी जलील अब्बासी मरहूम, जो सिद्धार्थनगर, उस वक्त सिद्धार्थनगर नहीं था बल्कि बहुत पूरा बस्ती जिला था, डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र से वो विधायक, वो वहाँ के सांसद हुआ करते थे। उनका रिश्ता स्वर्गीय इंदिरा गांधी से, रफ़ी अहमद किदवई जैसे नेता के साथ उनके घर का ताल्लुक है। आज उसी घराने के एक बहुत ही जुझारू नेता काजी सोहेल साहब हैं, जो हमारे लिए मुमरा में हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब के इस चुनाव में समर्थन देने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए आए हैं। और जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो सभा भी वो अटेंड करेंगे, रैली होगी, रैली में जाएंगे। उन्होंने कल बाकायदा अनाउंस किया कि जब तक इलेक्शन में डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब के हर प्रोग्राम में शामिल रहूंगा। जफर भाई, 24 अक्टूबर को भी मुमरा के अंदर एक रैली निकली थी जितेंद्र अहवाल साहब के नामांकन का फॉर्म भरने के लिए, जिसमें हजारों लोग शामिल थे। विपक्ष का ये आरोप है कि उस रैली के अंदर भारी से लोग लाए के 250-250 रुपया देके उन्हें बुलाया गया था। ऐसी मतलब वो आरोप लगा रहे, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब के नॉमिनेशन में जो रैली थी, जो भीड़ थी, वो किसी के कहने या सुनने पे नहीं, आवाम का ये जनाधार था। डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब वो शख्सियत हैं कि जिसके लिए जनता, हमारे जितने भी पार्टी के नेता थे, हमारे अध्यक्ष समीम खान साहब, मैं खुद और सारे लोग जितने नगर सेवक कार्यकर्ता थे, सब लोगों ने ये कहा था कि आप लोग अपने उस नेता के लिए नामांकन में पहुंचिए जो नेता आपके लिए 24 घंटा हमेशा हाजिर रहता है, हर सुख दुख में खड़ा रहता है। जनता है और विपक्ष का काम है किसी तरह के, इस तरह के मतलब वो ऑडियो वायरल करवा करके लोगों के अंदर एक कुछ बचा नहीं उनके पास, तो उन्होंने एक ऑडियो वायरल करवा दिया कि हाँ, यहाँ से ऐसे ऐसे लोग आएंगे या पैसा लेकर के जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो विपक्ष का है, विपक्ष का एक निशाना बना रहा था कि डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब को बदनाम करने के लिए। अहवाल साहब ने तो नामांकन फॉर्म भर दिया है। अब 28 तारीख को नजीम मुल्ला, जो उनके सामने खड़े होने वाले कैंडिडेट है, वो भी अपना नामांकन फॉर्म भरने वाले हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब की बार मुकाबला काफी कांटे का होगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मुकाबला तो उसी दिन था, आदरणीय जितेंद्र अहवाल साहब जिस दिन नॉमिनेशन किए थे। आप मीडिया के लोग हैं, आपने खुद देखा कि जो यहाँ के अजीत दादा पवार से, यानी एनडीए के जो कैंडिडेट हैं, नजीम मुल्ला साहब भी उस दिन पर्चा दाखिला कर दिए हैं। लेकिन अब 28 तारीख को क्या करने जा रहे हैं, ये वही बताएंगे। जफर भाई, मुमरा में इन दिनों चुनावी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां अहवाल साहब की रैली हो रही है, उनकी जनसभा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नजीम मुल्ला साहब की भी रैलियां हो रही है, उनकी भी जनसभाएं हो रही है। तो क्या फ़र्क नज़र आता है आपके इन दोनों नेताओं की रैलियों और जनसभाओं में? देखिए, ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये नगर सेवक का चुनाव या प्रधानी चुनाव नहीं है। ये चुनाव महाराष्ट्र के सदन का चुनाव है, असेंबली इलेक्शन का चुनाव है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें गिनती होती है, किसकी सीटों की गिनती होती है। जब आदमी चुन करके जाता है तो वहां जा करके कानून बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब अगर जीत करके जाएंगे तो वो शरद पवार साहब, राहुल गांधी जी और समाजवादी नेता अबू आसिम आजमी, अखिलेश यादव के साथ खड़े होकर के अपनी विचारधारा व्यक्त करेंगे। लेकिन एक तरफ अगर यहां से नजीब मुल्ला जी जीत करके जा रहे हैं तो वो जा करके उस विचारधारा के खिलाफ खड़े होंगे, उसके समर्थन में जाएंगे।
जिससे मुसलमानों को हमेशा प्रताड़ित करने की कोशिश किया जा रहा है, दलितों को हमेशा दबाने की कोशिश की जा रही है। यानी वो अगर जीत करके जाएंगे सदन में तो देवेंद्र फडणवीस के साथ, एकनाथ शिंदे जी के साथ और अजित दादा पवार के साथ जाएंगे। जो आप देख रहे हैं हमारे पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या जाति करने जा रहे हैं। कहीं मस्जिदों के ऊपर, कहीं हमारे मुसलमान लोगों के ऊपर कुर्ता दाढ़ी टोपी देख करके उनको परेशान किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विचारधारा की लड़ाई है। आप लोग मत देखिए कि क्या है, जीत करके जाने के बाद अगर ये होता है कि यहां से नजीब मुल्ला जी अगर जीत करके जाते हैं, अगर वो मोदी अमित शाह को नहीं सपोर्ट करेंगे तो आदमी सोचे। एक तरफ जितेंद्र आवाड़ साहब जाएंगे सेकुलरिज्म शरद पवार साहब के साथ और राहुल गांधी जी के साथ अखिलेश यादव के विचारधाराओं पर लड़ाई लड़ेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं कि आप मत बटिए इन सब चीजों पे, क्योंकि यहां आंकड़ों की लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस तरह से अभी देखे पिछले गवर्नमेंट में कितने एमएलए थे जो सरकार तोड़ दिए। अमित शाह और मोदी ने मिलकर के दोनों पार्टियों को एकदम डिवाइड करके तोड़ तहस नहस करके रख दिया। सिर्फ इस वजह से पूरे मुमरा और कलवा के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने विचारधारा को बरकरार रखते हुए सेकुलरिज्म की तरफ जाइए, कम्युनलिज्म की तरफ ना जाइए। उस तरफ जाइए जहां शरद पवार, राहुल गांधी और अखिलेश यादव खड़े हैं, ना कि अमित शाह, मोदी और अजित दादा पवार खड़े हैं। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इसलिए आपसे मुद्दबाना इल्तिमास है कि आप महाविकास अघाड़ी के जहां जहां कैंडिडेट हैं उनको आप वोट दे करके विजयी बनाएं और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी लाएं। अपने कारोबार और अपने हिफाजत, अपने हर उस संवैधानिक अधिकार के हिफाजत के लिए वोट करें। अच्छा, ये सरकार की तरफ से जो लाडली बहन योजना लाई है लोगों को लुभाने के लिए, तो इसका आपको लगता है कि महायुति को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, लाडली बहन योजना जो लाए हैं, अभी टोल टैक्स माफ कर रहे हैं, ये इलेक्शन के समय इनको सब कुछ दिखाई दिया है। दूसरा या तीसरा किस्त दे चुके हैं ये, उसके बाद इनके पास पैसे नहीं बचे हैं, आरबीआई से जाकर के कर्ज मांग रहे हैं। क्यों ऐसा स्कीम लगा रहे हैं आप लोगों के लिए, आवाम के लिए, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, मजदूर हो, किसी के लिए भी आप गैस सिलेंडर सस्ता करो, आप सब्जियों के भाव सस्ता करो। आज लहसुन 250-300 रुपये किलो पहुंच गया है, टमाटर 100 रुपये किलो, गैस सिलेंडर जो 600 रुपये मिलता था 1200 रुपया, इसमें आप कम कीजिए। आप स्कीम बांट रहे हैं अपने गवर्नमेंट को बचाने के लिए, आरबीआई से जाकर के उधार पैसा ले रहे हैं, किसके ऊपर जाएगा? महाराष्ट्र के हर उस करदाता के ऊपर जाएगा जो टैक्स भर रहा है, टैक्स पेयर है, उसके ऊपर यह कर्जा जाएगा। आप ऐसे स्कीम देकर के लुभावना सिर्फ अपने इलेक्शन को बचाने के लिए आप बहुत देनदाता मत बनिए। आप मामलात को देखिए जो गरीब और आम जनता के लिए भलाई के लिए काम हो। जफर भाई, ऐसी खबरें आ रही है कि महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी तानातनी मची हुई है। क्या महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सीट शेयरिंग का जो मामला है वो तय हो चुका है कि वहाँ पे भी कुछ खींचातानी मची हुई है? बहुत ज़बरदस्त खींचातानी पड़ी हुई है। एक तरफ आरएसएस जो है वो चाहती है कि हम मुख्यमंत्री, जब इनकी गवर्नमेंट बने तो मुख्यमंत्री हम देवेंद्र फडणवीस को बनाएं। इधर शिंदे जी चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने, उधर अजित दादा पवार चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने। लेकिन इनके मतलब इन लोगों का सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि पिछले 2024 के इलेक्शन में जनता ने दिखा दिया है कि इनका जनाधार किस तरफ है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के जनता ने बता दिया है कि हम किस तरह के लोग हैं, हम किसके तरफ जाएंगे। हमको रोजी रोटी चाहिए, हमको सुकून चाहिए, हमको इस तरह के नफरत भरे माहौल में नहीं जीना है। हम हिंदू मुसलमान एक होकर के रहना चाहते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ मिशन यह है कि हिंदू मुसलमान करके ला करके हम सरकार बनाएं। तो अब महाराष्ट्र की जनता, मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर के रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने घर द्वार को छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके यहाँ रोजी कमाने के लिए आए हैं। ये हिंदू और मुस्लिम में नहीं बटेंगे। इनको डेवलपमेंट चाहिए, इनको सुरक्षा चाहिए। जफर भाई, आपने अभी राजन किन्ने साहब की बात की। मान लो अगर वो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे, तो उसका किसको फायदा होगा और किसका नुकसान होगा अगर ऐसा होता है तो? देखिए, राजन किन्ने साहब पिछला भी चुनाव लड़ चुके हैं हमारे नेता के सामने। अभी अगर वो भरेंगे, इलेक्शन है, देखिए ये डेमोक्रेसी है, हर आदमी का प्रजातंत्र है, हर आदमी का हक बनता है लड़े करे। लेकिन जितेंद्र आवाड़ साहब के मार्जिन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, बल्कि इंशाल्लाह उससे ऊपर ही मार्जिन लेकर के मुमरा कलवा के लोग उनको जिता करके महाराष्ट्र विधानसभा में भेजेंगे। और पूरे महाराष्ट्र में क्या मतलब नतीजे आ सकते हैं? 23
नवंबर को किसकी जीत होने जा रही है, महाविकास आघाड़ी की या महायुति की? देखिए, जितने पॉलिटिकल एनालिसिस हैं, जो क्या नाम है, राजनीतिक समीकरण जो बताते हैं, विशेषज्ञ हैं राजनीतिक, उनका एक ही दावा है कि महाविकास आघाड़ी यहाँ से सरकार बना रही है और एनडीए गवर्नमेंट यानी महायुति का जमीन खिसकते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए इन्होंने इलेक्शन भी लेट करवाया और आने वाले दिनों में इनके बहुत सारे उल्टे सीधे काम रहेंगे, लेकिन जनता जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ है। और जफर भाई, आपने कई इंटरव्यू में ये बात कही है डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब को लेके कि अगर वो आपकी बात जीतते हैं तो उन्हें सरकार के अंदर एक बड़ा मंत्री बनाया जाएगा, हो सकता है कि उन्हें गृह मंत्री भी बनाया जाएगी। इतना आप कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि उन्हें बड़ी पोस्ट दी जाएगी? देखिए, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब जो हैं वो महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के एक सेकुलर नेता के तौर पे जाने जाते हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार गुट में पक्ष में उनका कद इतना बड़ा है कि हर मीटिंग, चाहे वो महाविकास आघाड़ी की मीटिंग हो या जाकर के पर्सनली पार्टी से रिलेटेड किसी भी मसले मसाइल को हो, पवार साहब के साथ वो हमेशा रहते हैं और एक अलग चेहरा बन गए हैं आवाम के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए। इसलिए उनकी पॉपुलरिटी को देख करके हम ही नहीं कह रहे हैं, सारे लोग ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष की तरफ से या तो वो डिप्टी सीएम या तो गृह मंत्री बन करके मुमरा कलवा वालों को एक तोहफा देंगे। आपको क्या लगता है आपकी उनकी जीत की जो मार्जिन होगी वो कितनी होगी? इंशाअल्लाह पिछली मर्तबा जो हुआ था उससे ज्यादा ही रहेगा। अब एक आखिरी सवाल के जफर भाई, जैसे कि आप भी जानते हैं कि मुमरा कौसा शहर की अगर बात करें सील फाटा तक का, तो यहाँ पे जो उत्तर भारतीय समाज है उनकी काफ़ी बड़ी संख्या में वो लोग यहाँ पे मतलब रहते हैं। तो आप मुमरा कौसा की जनता से और ख़ासकर उत्तर समाज के लोगों से आवाड़ साहब के लिए मतलब क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेके? मोइन भाई, देखिए, मैं उत्तर भारत से बिलोंग करता हूँ, मेरा जन्मभूमि उत्तर प्रदेश ही है, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा है कि जिसको हम कहें इस तरह से कि महाराष्ट्र, अगर उत्तर प्रदेश से मैं पैदा हुआ तो महाराष्ट्र में रोजी रोटी हर उत्तर भारतीय यहाँ कमा रहा है। अगर वो मेरी माँ है तो महाराष्ट्र मेरी मौसी है। इस तरह के हम स्लोगन को अगर हम अपनाएंगे और यहाँ की ज़मीन, यहाँ के महाराष्ट्र के जितने भी महाराष्ट्रियन भाई हैं हमारे बड़े भाई की तरह से हैं, उन्होंने हमको घर दिया, ज़मीन दिया, रहने सहने के कारोबार करने के लिए दिया। और मैं उत्तर भारतीयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब जब कलवा, भास्कर नगर, मुमरा, उत्तर शिव, सिलफाटा पे जब जब किसी तरह की तकलीफ हमारे व्यापारियों को, हमारे छोटे मोटे कारोबारियों को आया है, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, चाहे उनके दुकान को अगर किसी तरह से तोड़ा गया हो या उनके दुकान पे कोई किसी तरह का भी तकलीफ आया हो, तो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। इससे बड़ी चीज हमको नहीं मिल सकता है। मुमरा में जो हमारे उत्तर भारतीय रह रहे हैं बहुत अमन सुकून से रह रहे हैं, जिसका सारा श्रेय डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को जाता है। और कमल भाई, आप क्या अपील करना चाहेंगे मुमरा कौसा की जनता से, उत्तर भारतीय समाज से? मोइन भाई, उत्तर भारतीय समाज से मेरा यही अपील है कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को भारी से भारी जीत दिलाएं और जितना भी हो सकते हैं उनके रिलेटिव रिश्तेदार हैं सबसे बोल के उनके लिए वोटिंग करवाएं।